नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन पहले ही प्रभावित मकानों वाले इलाकों को डेंजर जोन घोषित कर चुका है और अब दरकती इमारतों को जमींदोज करने का काम भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत उन होटल्स, मकानों और दूसरी इमारतों को ढाया जाएगा जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित माना जा रहा है। कार्रवाई की शुरुआत पहले 2 होटल्स से होगी। ये 2 होटल हैं मलारी इन और माउंट व्यू। इन दोनों होटलों में दरारें आ चुकी हैं। दोनों होटल झुक चुके हैं और आज सीबीआरआई की एक टीम वहां पर पहुंची और होटल मलारी इन का मुआयना किया। अब इन दोनों बिल्डिंग्स को बड़े ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से गिराने का काम शुरू होगा। पहाड़ों में इमारत को गिराना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इमारतों को गिराना बहुत ज्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि सारा इलाका स्लोप वाला है, ढलान वाला है, सीधी मैदानी वाली इमारतें नहीं है। आज आसपास की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को इन दोनों बिल्डिंग से, इन होटलों की इमारतों से दूर रहने के लिए अनाउंसमेंट करके आगाह किया जा रहा है। आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने आर्मी कैंप के अलावा सुनील वार्ड का भी निरीक्षण किया। मोटा मोटा आपको अगर हम बता दें जोशीमठ में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, तो अब तक कुल 678 मकानों की पहचान की गई है। 16 जगहों पर करीब 81 परिवार शिफ्ट किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि 19 जगहों पर 213 कमरों में करीब 1200 लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। जोशीमठ की टोटल आबादी करीब 23,000 है। अब ऐसे में इतने कम लोगों को शिफ्ट कर भी दिया जाए तो उससे क्या होगा? क्या यह खतरा अभी जो बताया जा रहा है 30-40% जोशीमठ पर है, यह पूरे शहर पर है? कुरुक्षेत्र में आज हम जोशीमठ की समस्या के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पर बात करेंगे। 47 साल पहले आज से 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, 2021 में डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट, पर्यावरणविदों की बार बार मनाही के बावजूद जोशीमठ पर सरकारें आंख बंद करके क्यों बैठी रहीं? आज जो समस्या आई है, जो लोग अपने ही घरों से विस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए ये इंतजाम क्या काफी है? गिने चुने लोगों को 4000 रुपए का किराया देकर, एक कमरे का मकान देकर, करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए के उनके मकान, उनकी प्रॉपर्टी, इसका मुआवजा देकर सरकार क्या अपना पल्ला झाड़ लेगी? और आने वाले कल में जब देवभूमि के दूसरे इलाकों में इसी किस्म की त्रासदी का सामना करने के हालात अगर बने तो उसके लिए क्या है फॉरवर्ड प्लान? आज कुरुक्षेत्र में हमारे पैनल में खास तौर पर जुड़ने जा रहे हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कलाचंद सेन। डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के। आपको बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट देश का जाना माना इंस्टीट्यूट तो है ही, जोशीमठ के मुद्दे पर डिटेल्ड रिसर्च कर रहा है और सरकार को अपने इनपुट्स भी दे रहा है। उनकी बात बहुत गौर से सुनने वाली होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक बार इस वक्त वहां क्या हो रहा है आपको बताने के लिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। पवन, दोपहर तक की, अब से थोड़ी देर पहले तक जब रोशनी थी वहां पर, तो हमने देखा था आपकी रिपोर्ट में कि जो खास तौर पर ये दोनों होटल हैं, इनको गिराने के लिए तैयारी पूरी हो गई थी। सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी, सीबीआरआई के लोग वहां मौजूद थे। तो अभी का एक अपडेट आप व्यूअर्स को दे दें, जोशीमठ में क्या हो रहा है? देखिए, अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 होटल जिनको गिराए जाने का सुबह से जिक्र हो रहा है और हम लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, उनको गिराए जाने की योजना पूरी हो गई है। ग्राउंड वर्क हो गया है, रास्ते की बैरिकेडिंग हो गई है, बिजली के कनेक्शन तार काट दिए गए हैं। अब विवाद कंपनसेशन को लेकर है। जो होटल के मालिक है वो इस कंपनसेशन की अमाउंट को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। उनका कहना है 2-3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन किया जा रहा है, हमारा होटल तो 5 करोड़ का है। दूसरी बात, जो आम लोग हैं, जो 1 कमरे के मकान में, 2 कमरे के, 5 कमरे के, 10 कमरे के घर में रह रहे हैं, जो आम जोशीमठवासी हैं, जिनके घर भरभरा कर गिरने की स्थिति में है, वो छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है और बाकी लोग जो सरकार के इंतजाम है उनमें किए हैं। एक ऐसे ही कैंप में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पीछे 9-10 कमरे हैं, उनमें नगर निगम में लोगों ने, परिवार को मकान दिए गए। तो ये यहाँ की स्थिति है। अब लोगों के मन में बहुत सारी आशंका है कि क्या हमारा मकान भी गिराया जाएगा। अभी कुछ लोग हमारा दरवाज़ा खटखटाते आए कि भाई साहब हमारा मकान शायद कल गिरेगा। तो इंडिया टीवी पर हम आपको बता दें
कि हर किसी को अपने मकान की स्थिति पता है। जो मकान अपनी नींव पर खड़ा नहीं हो सकता वो गिरेगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन के सामने ये दो होटल चुनौती हैं, क्योंकि इन होटलों की वजह से 25-30 मकानों पर डर है। तो पहले इनसे निपटा जाएगा, फिर बाद में बाकी घरों को देखा जाएगा। ज्यादातर क्षतिग्रस्त घरों से लोगों को निकाल लिया गया है। जी ठीक। अब सरकार एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर कि ये कंपनसेशन पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद ही कोई ऐलान हो पाएगा। ये चुनावी घोषणा नहीं है जो तुरंत की जा सके। ठीक है पवन, आपने जैसा बताया कि ज्यादातर लोग जिनके घर जो है सुरक्षित अब डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनको जगह जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनके रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों में आपने बताया कि एक आशंका है कि जिनके घर अब गिराए जाएंगे उनको क्या कॉम्पनसेशन, क्या मुआवजा मिलेगा। और आज एक तस्वीर हमने और देखी थी कि वहां के स्थानीय लोगों ने जो एनटीपीसी के लिए जो टनल बन रही है, एनटीपीसी के काम को लेकर के आज प्रदर्शन भी किया। तो लोगों में ये भावना बड़ी प्रबल है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं ये जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट के वर्क्स जो चल रहे हैं, चाहे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे कोई बाईपास बन रहा है, तो ये भी इसके जिम्मेदार हैं। आइए मेहमानों के पास चलते हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। चौहान साहब स्वागत है आपका। नेहा चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से। नेहा जी स्वागत आपका भी। डॉक्टर कलाचंद सेन साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। डॉक्टर साहब स्वागत है। इंद्रेश मैखुरी जी हमारे साथ हैं, सीपीआई एमएल के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और रमेश भट्ट जी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इंद्रेश जी और रमेश जी आपका ही स्वागत है। पहले डॉक्टर सेन आपसे समझना चाहते हैं, देखिए जोशीमठ में लोग जो कुछ भुगत रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है, वो तो हमारी कोशिश है व्यूअर्स तक पहुंचे, लेकिन शायद जोशीमठ के बाहर या उत्तराखंड के बाहर लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। तो अगर आप एक सेंस हमें दे सकें कि जोशीमठ में हुआ क्या है और क्या इसको कंट्रोल करने का हमारे पास, सिस्टम के पास, सरकारों के पास कोई भी तरीका है क्या? देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं जोशीमठ में, ये बड़ी संकट है। इसके जो मूल रीजन है, हम लोग इसको ढूंढने लगेंगे तो 3 रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो नेचुरल प्रोसेस इस रीजन में जो चल रहा है, आपको एक प्रोन जोन है, सेस्मिक जोन 5 में है। इसके जो लैंडस्लाइड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन द स्लोप रीजन, लैंडस्लाइड सस्टेप्टेबल है। इसके वजह से एक तो स्ट्रेस ऊपर डेवलप हो रहा है, एंड जो सिटी डेवलप हुआ है वो पर्टिकुलरली एक ओल्ड मोरेन एंड डेब्री के ऊपर है, जो थोड़ा लूज मटेरियल है। उसका कैरिंग कैपेसिटी, उसका जो ऊपर लोड आता है, लोड का सस्टेन करने का क्षमता एक लिमिटेड है। अभी इतना सारी स्ट्रक्चर, हेवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके जो लोड है वो लोड को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा चीज जो है, इस रीजन में लास्ट ईयर हम लोग देखे थे धौलीगंगा, ऋषिगंगा में आपदा आए थे, एंड उसका पिछले साल 2021 अक्टूबर में भी बहुत बारिश हुआ था। तो इसके वजह से ये सिटी 6000 फीट ऊपर है, डाउन स्लोप में बहुत सारी नाला एंड रिवर्स है, उसके थ्रू पानी फ्लो होता है, और पानी फ्लो का वजह से डाउन स्लोप में टो कटिंग हो रहा है। उसके वजह से भी नीचे थोड़ा सा वैक्यूम जैसा पैदा होता है, जिससे जो शहर ऊपर हुआ है एंड उसका बेसमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोड से भी दाबता है। ये 3 मेन रीजंस है इस रीजन में रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सिडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स। इसके अलावा जो सिटी डेवलप हुआ है, इसके कुछ प्लानिंग नहीं था। मेनी हाउसेस वी हैव सीन दैट इज कंस्ट्रक्टेड इनटू द स्लोप विदाउट प्रॉपर फाउंडेशन, एज वेल एज जहां पर आपका क्रैक डेवलप हुआ है, मकान अगला बाजू वाला मकान में भी क्रैक डेवलप हुआ है। यहाँ पर भी वो लोग नया मकान बनाया, फिर नया रेस्टोरेंट और लॉज बनाया, उसको एक्सटेंशन किया है। ये जो ड्रेनेज पैटर्न को भी फॉलो नहीं किया, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसके वजह से पानी फिर दूसरा पाथ फाइंड करके जा रहा है, उसमें स्ट्रेस बिल्ड कर रहा है। तो पूरा सिटी आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, डेवलपमेंटल का एक्टिविटी के वजह से ऊपर से भी स्ट्रेस्ड है, नीचे भी बहुत सारी वीक जोन। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी प्रमुख वजह जो आपने बताई नेचुरल कॉजेस के अलावा, आपने ये बताया कि शहर जो है वो बड़े बेतरतीब ढंग से जो है वो बसता गया, बढ़ता गया। कंस्ट्रक्शन जो है इल प्लान था, तैयारी उसके लिए नहीं की गई थी, उसका बोझ जो अब ये वो पहाड़ सह नहीं पा रहा है। अब ये भी और बता दें आप व्यूअर्स के लिए कि क्या ये खतरा पूरे शहर पर है,
क्योंकि अभी तो हमने देखा है कुछ हिस्सा जो है उसको सरकार ने माना है कि ये रहने के लिए अभी खतरनाक है। कुछ बिल्डिंग्स को बताया है कि ये डेंजरस हो गई हैं, लेकिन क्या ये खतरा पूरे शहर पे है? देखिए, अभी हम लोग का टीम जो सर्वे भी किया था, हम लोग जो कुछ वार्ड देखे हैं, जो रविग्राम है, सीमा है, मारवाड़ी है और सुनील है, तो इस वार्ड में ये जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रैक हुआ बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड इन दिस पर्टिकुलर टाउन आर सीन। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम जिस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और हाउस कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है स्लोप डाउन स्लोप ऑफ जोशीमठ में, ये दूसरा रीजन भी हम अभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो खतरा के बाहर है। तो हम लोगों को पूरा एरिया को एक रीअसेस करने का अभी टाइम आ गया है, जिसके लिए अभी जो मकान 600 हाउस को हम लोग इवैक्यूएट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन है, हम इसको बधाई देते हैं। बट बाकी भी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बट इसका जब तक रीअसेस नहीं कर पाएंगे तब तक। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये नहीं कह सकते कि बाकी शहर जो है जो जहां लोग अभी रह रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसका एक असेसमेंट करना पड़ेगा आप जैसे एक्सपर्ट्स को। मैं जरा बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। मुन्ना सिंह चौहान साहब देखिए, जोशीमठ में लोग इस वक्त बहुत नाराज है। जाहिर है किसी का घर टूटेगा, किसी का मेहनत से बनाया हुआ आशियाना गिराया जाएगा, भले ही वो असुरक्षित हो गया, वो ये मान रहे हैं कि ये हमारी भलाई के लिए सरकार हमको कह रही है कि यहां से इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी आंख के सामने जब घर गिरता है तो आप समझ सकते हैं रोष है लोगों में। और वो सबसे बड़ा रोष इस बात का है कि आज जब घर में दरार आ गई तो घर गिराने के लिए बुलडोजर तो आ गया, लेकिन 40 साल पुरानी रिपोर्ट जो थी उसकी अगर कोई धूल झाड़ लेता, पहले कोई कदम उठा लिया जाता तो ये घर बच जाते। सौरभ जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। We have put a very right person on the panel, and Dr. Sen, in fact, he is the fittest person to speak on the subject. अभी तक निरंतर जिस दिन से ये जोशीमठ का डेवलपमेंट हुआ है और ये डिजास्टर वहां पर आया है, मनगढ़ंत लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने अपनी एक कमेंट्री देनी शुरू हो गई है, लेकिन जो बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में अभी डॉक्टर सेन ने बहुत विस्तार से बताया है, एंड दे आर द रियल एक्सपर्ट्स। और अभी भारत सरकार ने IIT रुड़की, बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जिसके डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये 7 विशेषज्ञों की टीम वहां पर भेजे। ये आप बिल्कुल सही है कि मिश्रा कमेटी ने 1976 में रिपोर्ट दी थी। काश यदि उसको यूपी डेज में रहते हुए 24 साल तब हो गए थे, 24 साल में किसी ने उसमें नजर डाली होती तो छोटे छोटे मेजर से ये ठीक है, इसमें बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से कहा गया कि मोरेन पे बसा हुआ है, दिस इज अ ग्लेशियर मटेरियल बेसिकली, लेकिन तमाम सारे जैसे इसके अंदर टो इरोजन हो रहा है, जो थोड़ा बहुत विज्ञान की मैं जानकारी रखता हूं, टो इरोजन नीचे से खिसक रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता था। जो सीवर लाइन और ड्रेनेज प्लान है, जिसका कि अभी बाकायदा एक टेंडर भी फ्लोट किया गया, 13 तारीख को उसको अवार्ड होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, वो तमाम सारे मेजर उठाए जा सकते हैं। और मिश्रा कमेटी ने जिस प्रकार से कहा था कि हैवी स्ट्रक्चर्स के, हैवी कंस्ट्रक्शन को यहां पे तुरंत बैन कर देना चाहिए, तो शायद ये इस हद तक एग्रीवेट नहीं होता। चौहान साहब देखिए, चौहान साहब अब आपने मिश्रा कमेटी की बात उठाई, बड़ा कहना बड़ा आसान है कि आज से 2 दशक पहले जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो यूपी की सरकार उस वक्त की जिम्मेदार है। भाई उसके बाद आप भी रह लिए सरकार के अंदर, वो कोई कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टी के लोग फाइलें अपने साथ तो लेने गए थे अपने घरों में, आप ही के पास थी, आप कुछ कर लेते उसका। वेरी राइट, मैं बिल्कुल ब्लेम गेम में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, ब्लेम गेम का विषय ही नहीं। आज की तारीख में तो आप देखिए, सरकार का तो सबसे पहला यह है कि बहुत बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करें। जो इमरजेंसी जो लोगों के सामने मानवीय पीड़ाएं हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, और 678 परिवारों को चिन्हित किया, 181 परिवारों को रिलोकेट कर दिया गया है, अलग बसा दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, और 491 कक्षों को
जोशीमठ में आइडेंटिफाई किया गया है और ठीक है बाकायदा चौहान साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आपका आगे क्या प्लान है सरकार का, अगर आप उसके बारे में बता पाएंगे तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा आश्वासन मिलेगा। मैं आता हूं 1 मिनट, लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की है, इस पर नेहा जी को क्या कहना है? नहीं, मुझे जरा दी, आप कम, सौरभ जी, यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर मैं चौहान साहब मैं आ जाऊंगा, एक ओपनिंग रिमार्क सबका आ जाए, मैं आ जाऊंगा, अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए, यहाँ पर एक टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई थी एनटीपीसी की, इसके बाद ब्लास्टिंग शुरू हुई। ब्लास्टिंग के बाद से पहले क्रैक्स 2 या 3 तारीख को लोगों को अपने घरों में दिखने शुरू हो गए थे। आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख को मुन्ना सिंह चौहान साहब आके कहते हैं कि सरकार तुरंत कार्यवाही कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी वहां गए, वहां का निरीक्षण करने के लिए। 2 घंटे के अंदर निरीक्षण करके वो वापस आ गए। अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उनसे ये कहा गया था कि 5,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अब ये बताइए, जो जिंदगी भर वहां रहता आया हो, इसके घरों में दरार पड़ी हुई, चौहान साहब एक बार बोल लें, वो आ जाऊंगा अपने घर को छोड़ने के लिए इस समय मजबूर हो रखा हो, उसको आप किस प्रकार से आश्वासन दे पाएंगे? ठीक है, तो चौहान साहब, ये बात करना बड़ी जरूरी है हमारे लिए। इतना लंबा वक्त क्यों लगता है, इतना डिले क्यों होता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ वहां पर एनटीपीसी के द्वारा जो टनल्स बनाए गए हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, चौहान साहब अगर आप मुझे चौहान साहब प्लीज एक सेकंड, ये जो बात कह रही हैं ये आ जाए एक बार, इस पर हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं फिर। अभी वो एनटी कह रही हैं, आपने बार बार कहा एनटीपीसी की टनल जिम्मेदार है इसके लिए। नेहा जी, नेहा जी एक्सपर्ट है ना, मैं ठीक है, उनको अपनी बात कहने तो दें एक बार, बोलने का मौका देना चाहिए, आपको दूसरों को बात कहने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर वहां टनल्स में ब्लास्ट चल रहा था, लोगों के घरों में दरारें आ रही थी। 10 तारीख हो गई है, आपने मुआवजे का प्लान नहीं बताया। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन जिनके घर उजड़ रहे हैं, जो अपने घर से विस्थापित हो रहे हैं, नेहा जी देखिए, आज आपकी नेहा जी देखें ये पॉलिटिक्स से परी भी अगर हम बात करें, आज हर व्यक्ति जो है वो सरकार की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि ये सत्ता में इन्हीं को करना है जो करना है वहां पर, तो इनसे सवाल पूछिए तो बात ठीक है, लेकिन बात जो होनी चाहिए वो फैक्ट्स पर होनी चाहिए। अभी आपने कहा 2 तारीख को वहां पर ब्लास्ट हुआ टनल के अंदर, उसके बाद दरारें आई। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखी हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर गए, उन्होंने बात की जोशीमठ में। पिछले साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी की अगर बात करें हाल फिलहाल की, मैं तो 1976 की बात भी बाद में करता हूं, 47 साल पहले की बात में बात करता हूं। ये 1.5 साल से सिलसिला वहां पर एक बार नया शुरू हुआ कि लोगों के घरों में दरारें आई। मैम एक सेकेंड, नेहा जी 1 मिनट, अगर ये किसी टनल में हुए ब्लास्ट की वजह से है, अगर ये किसी सड़क बनाने की वजह से है, तो ये बात खुलकर बात सामने आनी चाहिए। एक्सपर्ट है पैनल पर, वो बोले इसके बारे में। एक बार डॉक्टर सेन देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है कि कोई जो एनटीपीसी की टनल बनी हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कोई कह रहा है कि सड़क बनाने के लिए, बाईपास बनाने के लिए पहाड़ काटे जा रहे थे, उसकी वजह से ये हालात बने। क्या वो कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? डॉक्टर सेन की आवाज है। देखिए, ये भी आज चर्चा का एक विषय बन गया है। अभी तक हम लोगों का जियो फिजिकल सर्वे से ये नहीं पता चल रहा है, अभी भी हमारा टीम उधर गया है, हम कुछ ही दिनों में इसका आंसर भी दे पाएंगे सटीक से। अभी कैटेगोरिकली बोलना मुश्किल है जो पानी वहां पर बह रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस रीजन में हम लोगों का मालूम है देयर आर सम सॉर्ट ऑफ water storage in the form of aquifer. There are some sort of I'll say that geothermal resources, springs are there. तो उसमें से पानी आ रहा है, और जो ग्राउंड वाटर पानी वहां से जो क्रैक डेवलप हुआ वहां से आ रहा है, और टनल कंस्ट्रक्शन का ब्लास्टिंग का वजह से हो रहा है। बहुत सारी फैक्टर इसमें बन सकता है, लेकिन अनलेस वी हैव ए कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये अभी कहना हमारे लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि वो इन सब चीजों ने कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन आप स्टडी के बाद ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। चलें ठीक, और मैं फिर व्यूअर्स के लिए बता दूं, डॉक्टर सेन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, और ये सरकार को असिस्ट कर रहे हैं पूरे मामले को एसेस करने में कि वहां पर क्या दिक्कत आई है और उसके आगे क्या करना है। तो हमारे साथ जो है वो पूरे मामले को फर्स्ट हैंड जानने वाले एक्सपर्ट हैं। मैं जरा अब भट्ट साहब को और मैंकुरी साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। इंद्रेश जी, आप भी काफी इन्वॉल्व हैं पूरे इस मामले से,
और लोगों की नाराजगी हमने देखी, जाहिर है कोई व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर हो ही नहीं सकता इस बात के लिए कि एक दिन ऐसा आ जाएगा अचानक मेरा घर बुलडोजर लाकर ये गिरा दिया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है वहां पर, क्या लोकल्स बताते हैं? देखिए, दो बात इसमें है। एक तो जो ये दरारों का सिलसिला है, ये पिछले 1-1.5 से तकरीबन 19 महीने से ये प्रक्रिया शुरू हुई। और शुरू में वहाँ हमारे साथी हैं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संयोजक हैं कॉमरेड अतुल सती। तो शुरू में उन्होंने कहना शुरू किया, उन्होंने बताया, हमने जाकर के देखा कि भाई एक इलाके में खास तौर पर गांधीनगर का जो इलाका है वहाँ दरारें आना शुरू हुई। उसके बाद सरकार से मांग की गई कि भाई इसका भूगर्भीय सर्वेक्षण करना चाहिए, सरकार ने नहीं दिया। तो तब कॉमरेड अतुल सती ने अपने इनिशिएटिव पर डॉक्टर नवीन झा, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा से इंडिपेंडेंटली उस इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण में ये बात आई कि ये वो सारे रीजन उसमें बताए। फिर उसके बाद जुलाई में उत्तराखंड सरकार ने अपनी एक कमेटी वहां भेजी, जिस कमेटी ने सर्वे किया और उस कमेटी ने कहा कि नहीं भाई ड्रेनेज नहीं है, सीपेज नहीं है, वही जिम्मेदार है। जो इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो जलविद्युत परियोजना को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया एनटीपीसी की परियोजना। ठीक है, लेकिन सरकार की कमेटी ने कहा कि ड्रेनेज सीपेज का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हो रहा। अगस्त एक बार जरा क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है मैखुरी साहब, आपने क्या बताया? लास्ट जुलाई में सरकार ने जो कमेटी बनाई उसने अपनी फाइंडिंग में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना या नहीं माना? नहीं, उसने नहीं माना। उससे पहले 3 इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों ने, प्रोफेसर नवीन झा, प्रोफेसर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने जो इंडिपेंडेंटली सर्वे किया, उन्होंने माना कि ये एनटीपीसी की परियोजना भी इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा नहीं, ये जो इंडिया आपने बताया, जो लोग इंडिपेंडेंट सर्वे कर रहे थे, ये कोई एक्सपर्ट थे या जर्नलिस्ट थे, कौन थे ये जियोलॉजिस्ट थे साहब, जियोलॉजिस्ट थे। ओके, डॉक्टर नवीन झा देश के माने हुए जियोलॉजिस्ट हैं। ठीक। डॉक्टर एसपी सती जियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा भी जियोलॉजिस्ट है। ओके। उसके बाद जुलाई में जो सरकार की कमेटी बनी, सरकार की कमेटी ने कहा कि भाई ड्रेनेज और सीवेज का प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं कि 26 अगस्त 2022 को हम आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा, उनके पास गए, उनको लिखित में भी सब दिया, तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सिन्हा ने हमसे राजभवन में कहा कि मैं जल्दी ये जोशीमठ आऊंगा। और डॉक्टर सिन्हा कब आए, यानी कि सरकार का आपदा प्रबंधन का सचिव कब आया? वो आए जनवरी में 3 या 4 या 5 तारीख को। ठीक है, 6 महीने के बाद सरकार ने, मतलब सरकार के पास प्रॉब्लम पहुंच चुकी थी, दिक्कत 19 महीने से लगभग 1.5-2 वर्ष से आ रही थी अभी हाल फिलहाल में, और उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जब अचानक वहां पर ये कई सारे मकानों में एक साथ दिखने लगा, तब जाकर सरकार को वहां पर पहुंचना पड़ा। ठीक, भट्ट साहब, रमेश जी जरा आता हूं, मैखुरी साहब एक मिनट एक बार जरा रमेश जी की बात भी सुन ले एक मिनट। रमेश जी देखें, दोनों बातें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह कि क्या मौजूदा सरकार का रवैया इस पूरे मामले में बहुत ढुलमुल रहा, अगर वक्त रहते कुछ कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, एक बात। और दूसरा, क्या सरकार के पास कोई एक्शन प्लान आपको नजर में आता है इस सिचुएशन को कंटेन करने के लिए? देखिए, अगर आप कहेंगे कि उन्होंने एक्शन लिया तो मैं कहूंगा लेट एक्शन हुआ, क्योंकि मैं खुद इस मामले में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके थे कि साहब वहां पर स्थिति जो है वो लगातार लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सौरभ जी, मैं उससे पहले एक जिम्मेदारी के साथ एक बात सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश उत्तराखंड को बहुत खतरनाक स्थिति में दिखाया जा रहा है और जोशीमठ के अलावा और जगहों को बहुत अनसेफ दिखाया जा रहा है। उससे दिक्कत क्या हो रही है, आपको भी पता है कि हमारे उत्तराखंडियों की जो लाइवलीहुड है बहुत ज्यादा पर्यटन पे टिकी हुई है। और ऐसे में अगर ये ऐसे जाएगा कि उत्तराखंड अनसेफ है, और खासकर ऐसे एक 2 साल कोविड में चले गए, उसके बाद थोड़ा सा उठना शुरू हुआ। आज मैं कई ऐसे व्यापारियों से बात कर रहा था, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, उनसे बात कर रहा था। वो लोग इतने दुखी है, मैं बता नहीं सकता। और एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, हार्ड फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। अगर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है या जो भी कारण है, वो खुलकर सामने आने चाहिए और उसका निवारण होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए दिक्कत क्या है सौरभ जी, मैं बताऊं आपको, आज तक ये कोई बोलता नहीं है। हमारे लिए दिक्कत क्या है, हम एक लैंडलॉक स्टेट है। हम 625 किलोमीटर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना और नेपाल से शेयर करते हैं।
71% हमारा फॉरेस्ट है, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, पहाड़ों में जिस तरह के हालात बने हैं, अगर कल हमें एक बड़ी आबादी का पुनर्वास करना, हम कहाँ करेंगे? दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है, हम सोचते हैं कि साहब हाइड्रो पोटेंशियल से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत कर लेंगे, लेकिन अगर हाइड्रो पोटेंशियल जो है हमारे लोगों के लिए रिस्क फैक्टर है, या इस तरह के बड़े बात हमारे लोगों के लिए रिस्क फैक्टर हैं, तो हमारी मदद कौन करेगा? आप सोचिए, हम 1 लाख करोड़ की सालाना पर्यावरणीय सेवा देते हैं पूरे देश को, बदले में हमें क्या मिलता है? हमारे प्रदेश से निकलने वाली मां गंगा और यमुना भारत के 50% से ज्यादा भूभाग को सिंचित करती है। आप सोचिए, ये महत्व है, सामरिक महत्व है। और आज मैं पिछले 4-5 दिन से जोशीमठ में हूं। सौरभ जी, आप अनुमान नहीं लगा सकते, लोगों ने मजदूरी करके अपने घर में पत्थर ढो ढो कर, रेता ढो ढो कर अपने छोटे छोटे मकान बनाए हैं। कितने सपनों के साथ वो मकान बनाए होंगे। अब गलती किसकी भी है, लेकिन जो आपने शुरुआत में कही, हमने अनदेखी की। साहब, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। हमने जो काम करने चाहिए तो उनको अनदेखा कर दिया। मैं इस नगर पालिका के, मैं जोशीमठ में बैठा हूँ, नगर पालिका ने कैसे 4-4, 5-5 मंजिले मकानों को बनाने की इजाजत दे दी। ठीक बात है रमेश जी, आपको पता था जोन 5 में है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आफत आने पर ही जागे तो फिर क्या हासिल किया, ये सबक है सबके लिए। मैं जरा रमेश जी 1 मिनट जरा देखिए, इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जो स्थानीय लोग हैं जोशीमठ के। रमेश जी 1 सेकंड में जरा ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए अभी भी लोग जो है वहां पर, अंधेरा हो चुका है, कितनी ठंड होगी वहां पर, लोग सड़कों पर निकल करके अभी भी जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और मीडिया वहां पर है, अधिकारी वहां पर हैं, क्योंकि डिमोलिशन के काम को अब तो शायद अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता, तो कल आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी आज पूरी कर ली गई है। और इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार ने ये तो तय कर लिया कि अब इनके घर रहने लायक नहीं रह गए, या ये होटल या इमारतें अनसेफ हो गई, इनको गिराया जाएगा, लेकिन उससे पहले इनको कोई ये नहीं बता रहा कि इसके एवज में इनको मिलेगा क्या, इन्हें क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या कॉम्पनसेशन पैकेज है, किस तर्ज पर वो तय किया गया, क्या पैमाना है उस कॉम्पनसेशन को तय करने का, ये इन लोगों को बताया नहीं गया। तो इसलिए ये इनकी नाराजगी है। केवल एक कमरे में इनको शिफ्ट कर देना, किराए के लिए 3-4 हज़ार रुपए दे देना, और सामने इनके घर इनके टूटते हुए इनको दिखाई दे, तो आप समझ सकते हो कोई भी व्यक्ति कितना आक्रोशित होगा। तो वही आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस पर भी चलेंगे, बात करेंगे सीधे पवन से, जोशीमठ में मौजूद हैं, और जो बातें निकल करके आई हैं कि ये काम पहले होता तो बेहतर होता, चले जो हो गया बीत गया, आगे क्या किया जा सकता है। रमेश ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम जोशीमठ की बात करें तो फैक्ट्स पर बात करें, कहीं इसका असर पूरे राज्य के अंदर जो वहां की आबादी के रोजगार का प्रमुख स्रोत है, टूरिज्म है, कहीं उस पर असर ना पड़े, लोग कहीं जाने से डरने ना लगे। ऐसे हालात भी नहीं बनने चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ पर जो आपदा आई, क्या एक मानव निर्मित आपदा है या एक प्रकृति का ही कोप है जो इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है? इस पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, पत्रकार भी हैं, सब अपनी अपनी राय जो है आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा जोशीमठ में आगे के हालात क्या दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर सैन के पास जाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। डॉक्टर सैन, जो अभी हमारे साथी पत्रकार एक बात कह रहे थे, भाई ये मैसेज भी ना जाए कहीं कि भाई पूरा स्टेट जो है या ये पूरा रीजन जो है बड़ा अनस्टेबल है, अनसेफ है, लोग जाने से कतराने लगे, तो ऐसे हालात भी नहीं बनने चाहिए। तो आप क्या एडवाइस करते हैं इस वक्त लोगों को, जो भी आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, कि पूरा इलाका, पूरा रीजन जो है, इसको लेकर के आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? सौरभ, ये एक रिक्वेस्ट था मेरा। खान साहब, मैं आ रहा हूं, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। बिफोर यू टेक, नहीं, इससे पहले कि आप डॉक्टर सैन का एक्सपर्ट कमेंट लें। अच्छा डॉक्टर सैन, एक मिनट, मुझे लग रहा है वो कुछ बात ऐड करना चाह रहे हैं। जी बोलिए, चौहान जी बोलिए। नहीं, मैं सौरभ जी ऐड करना चाह रहा हूं। रमेश जी ने जो एक बात कही, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ए केस वेयर एवरीवन शुड सिट इन अ जजमेंट। दिस इज अ हाईली साइंटिफिक एंड टेक्निकल इशू, एंड तमाम सारा जियोलॉजी का, हाइड्रोलॉजी का बहुत सीरियस इशू है। इसलिए मेरे जैसे पॉलिटिकल मित्र भी हैं, रमेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से, अपने तरीके से मनगढ़ंत नॉन साइंटिफिक बातें कहते कहते एक पैनिक ना बनाएं, जिससे बहुत दूरगामी नुकसान होने जा रहा है। नो डाउट जोशीमठ के लोगों को इस समय बहुत मदद की दरकार है। सबको हमें कंसर्टेड एफर्ट्स हमारा उस बात का होना चाहिए, वो सुरक्षित जगह हो, उनका पुनर्वास हो, आगे चल करके उनका आजीविका का भी इंतजाम हो। लेकिन साथ ही साथ इमरजेंसी की सिचुएशन में
हमें बहुत एक धैर्य और उसके साथ और एक्सपर्ट ओपिनियन को सम्मान देते हुए उसके अनुसार मूव करना चाहिए। केवल पॉलिटिकल चश्मे से यदि हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से निरंतर कमेंट करते चले जाएंगे तो लोगों के लिए दूरगामी समस्याएं खड़ी होने जा रही है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए डॉक्टर सेन से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके बहुत टेक्निकल सवालों पर, संभवतः आप शायद कमेटी के भी मेंबर हैं, तकनीकी सवालों पर आप बता भी रहे हैं, और भी थोड़ा बेहतर करिए, सो दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, गवर्नमेंट को भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, सबका बिल्कुल एक मार्गदर्शन। वही बात जॉन साहब उनसे मैंने पूछा था कि अभी जो बात रमेश कह रहे थे कि कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, ठीक बात सही है कि वहां पर जोशीमठ में एक हिस्से के अंदर जो है इस वक्त बहुत एक इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन क्या हम ये कहें कि नहीं ये पूरे जोशीमठ पर ऐसे हालात हो गए हैं, या आसपास के जितना इलाका है, बद्रीनाथ आगे था या पीछे का रीजन जो है वो भी इस तरीके से अनस्टेबल है? तो इसको लेकर के एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही जाए, कोई मेरी जैसे लेमैन की या बाकी किसी की ओपिनियन इसमें मायने नहीं रखती है। जी सेन साहब बोलिए। नहीं, हम भी लेमैन ही हैं। मैं कहने लग जाऊं टनल की वजह हो रहा है, दैट्स रॉन्ग। ठीक है चौहान साहब, एक बार डॉक्टर सेन बोल रहे हैं जी। देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं जोशीमठ में, और सारी उत्तराखंड स्टेट का बातें करेंगे, दूसरा हिली स्टेशन में, हिली टाउन में इसका जैसा सिचुएशन नहीं है। वहां पर स्थिति इससे बहुत ही बेहतर है। बट जोशीमठ में जो हुआ है ये थोड़ा सा हम लोगों का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हम लोग का नेचुरल प्रोसेस में पहले भी कहा है, एंड देन क्लाइमेट इंड्यूस्ड फेनोमेना से काफी स्ट्रेस हो गया है। इसके लिए अभी इस रीजन को सेफ करना है तो वहां का लोगों को वहां से दूर जाएगा जहां पर स्टेबल है। हम उसको कितना नुकसान जो हो रहा है उसको पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन काल अगर कुछ इस जगह में आपदा आ गए बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, तब एटलीस्ट हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को खोए तो भी ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकता है। ठीक है, ये नीड ऑफ द आवर। ठीक, डॉक्टर सैन इसी पर एक क्लैरिफिकेशन आपसे मैं चाहता हूं। पहले भी ये बात हुई थी, मैं और खुल के आपसे पूछ रहा हूं। ये बताइए कि 25,000 की आबादी एवरेज मानी जाती है कि है जोशीमठ की, अभी जो है वो शायद चंद एक हजार लोगों को इवैक्यूएट करने की स्थिति आई है। क्या आपको लगता है कि पूरे टाउन को भी शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है? अभी इसके एक असेसमेंट चल रहा है, ये कितना मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना लोगों को शिफ्ट करना है, तो उस बेसिस पे ये लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। वेदर एंटायर सिटी टू बी इवैक्यूएटेड और सम पोर्शन, because some of the wards we have seen have been affected by the fractures heavily. Some other places are not that much. Okay. So after the assessment only, it can be decided whether it can be evacuated wholly or not. All right. रमेश कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ जाता हूँ। बोलिए रमेश। सौरभ जी, अगर आप जोशीमठ को देखें ना तो इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर हैं, और अगर आप पूरा एक यहाँ घूम लें तो आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि जो आपने सवाल किया कि क्या हमें जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में सारे लोगों को इवैक्यूएट करने की, हालांकि मुझे लगता है कि एक साइंटिफिक एनालिसिस हो जाना चाहिए और वैज्ञानिक इस पे बोले तो ज्यादा अच्छा है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को अब बैठ के बहुत प्रैक्टिकली रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पे बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, डिजास्टर प्रोन स्टेट है, अगर यहां पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं होगी, जो लोगों की आज नाराजगी है। अब साहब, किसी ने 10, 15, 20, 50, 60 लाख रुपए में मकान बनाया, उसको आप कहेंगे आपका जो आपका जो डिजास्टर फंड है उसमें से आप 4 लाख या 2 लाख 3 लाख दे देंगे, बोलिए जाइए अपना घर बना लीजिए, वो तो मुमकिन नहीं है। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, और दूसरा एक संवेदनशीलता का भाव जो है, देखिए इस मौके पर इस त्रासदी से जुड़े जो लोग जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनके साथ हम सबको खड़े रहने की जरूरत है, उन्हें भरोसा देने की जरूरत है। संपूर्ण भारत वर्ष और उत्तराखंड के लोग इस मुश्किल मौके पे इन लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप सोचिए ये पहला शहर है चाइना के बॉर्डर से, अगर माणा पहला गांव जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ये पहला शहर है, एक तरह से सामरिक लिहाज से भी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहाँ के लोग जो हैं, और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात करूंगा सौरभ जी, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली उत्तराखंड ने क्या किया है, बहुत ही जो हमारी आर्थिकी है वो बहुत लिमिटेड हो गई है, और जिन जिन शहरों में यह आर्थिकी लिमिटेड होते जा रही है वहां लोगों की बसावट नेचुरली ये बढ़ती जाएगी, और फिर कंस्ट्रक्शन भी बढ़ते जा रहा है, भार भी बढ़ते जा रहा है।
तो अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे को भी दोबारा रिविजिट करना होगा, और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी तो बहुत ही प्रैक्टिकली हमें बनानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में हमें और लोगों को भी रिहैबिलिटेट करना है। रैनी देखिए 2 साल पहले 2021 में 7 फरवरी 2021 को 50-60 गांव अब तक हम रिहैबिलिटेट नहीं कर पाए। मैं वहां गया था, वो लोग खुद डर के साए में जी रहे हैं। ऐसी कई जगह हैं जहां आपके लोगों को रिहैबिलिटेट करना। जाहिर है, नहीं आपकी बात रमेश बिल्कुल ठीक है कि ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, लेकिन ये काम करना ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, पूरे देश को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। नेहा जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर चौहान साहब ने जो है, मोना सिंह चौहान जी ने बार बार एक बात कही कि भाई जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं इस वक्त कि ये फलाने प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा हो गया, ये उस रोड की वजह से ऐसा हो गया, तो वो कृपया पैनिक ना फैलाएं। ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। एक्सपर्ट्स की राय के साथ चलें और वही मैसेज जाए जो एक्सपर्ट्स बताएं, दुनिया को वही बात माननी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी लागू होता है कि भाई हम लोग केवल इस सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये ना कहें कि भाई ये देखिए मोदी जी का प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से जोशीमठ की हालत होगी। सौरभ जी, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, और एनटीपीसी कोई मोदी जी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। बात ये है, मैं समझी हूँ, बात ये है कि अब रमेश जी भी वहां पर हैं, वो भी जानते हैं कि रैनी, जोशीमठ, इसके आसपास की जितनी भी जगह हैं, लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें समस्या होती है। और ये बात रमेश जी शायद आप भी मानेंगे कि बार बार ये बात उठाई जा रही है लोकल्स के द्वारा। तो मैंने ऐसे अपने तरफ से कोई बात उठाकर कह नहीं दी, या मुझे एनटीपीसी से या मोदी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बात आप मानिए। दूसरी बात, साइंटिफिक बात तो ये भी है कि हिमालय जो जोन है, खासतौर पे उत्तराखंड में, वो बेहद संवेदनशील है। अच्छा, उनके लिंक में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सुन पा रहे हैं उनको। आते हैं दोबारा आपके पास। जहां पर अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे, वहां आपको लेकर चलते हैं। पवन वहां पर मौजूद है। पवन, जरा बताइएगा कि ये किस जगह पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या कहना है इन लोगों का? पवन, आप सुन रहे हैं तो जरा बताइए वहां क्या हो रहा है? नमस्कार सौरभ जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। दिक्कत यह है कि सारे दिन की तैयारियों के बाद इस रोड को रोका गया था, और आज चूंकि आधिकारिक तौर पर कहा गया था कि इन होटलों को आज से तोड़ना शुरू हो जाएगा, तो अभी मैनुअल लेबर, पुलिस और एसडीआरएफ की मौजूदगी में यहां इस तोड़फोड़ की कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहाँ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं, तब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जरा सर से पूछ लेते हैं, सर आप सब जब इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा। भाई साहब, आप जब इकट्ठा हुए क्या कह रहे हैं आप? भैया, हम कह रहे हैं कि इसका डिमार्केशन हो, हमें बद्रीनाथ के तर्ज पे पैसा मिले, और वो अभी लिखित में मिले, हमें लिखित में चाहिए। हमें क्या मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी, उसी के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हमें अभी मुआवजा का कोई तय नहीं हुआ है, किस तर्ज पे हमें पैसा मिलेगा। तो कह रहे हैं कि बगैर मुआवजे का ऐलान हुए ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जो हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, शुरुआत में ये 2 होटल जो सामने देख रहे हैं, माउंट व्यू और मलारी, ये टूटने थे, लेकिन अब जो है इनका विरोध हो रहा है। सर, आप इकट्ठा कह रहे हैं, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, क्या हल्ला बोल रहे हैं? हल्ला ये बोल रहे हैं कि आज आपदा पहाड़ पे है, पूरा पहाड़ डोल रहा है। मानव जनित विकास के लिए इन्होंने जोशीमठ के अस्तित्व को दांव पे लगा दिया है। आज जोशीमठ का अस्तित्व पूर्ण रूप से विनाश के कगार ये नहीं, अब विरोध किस बात? और अब विरोध ये है कि ये बिना बताए यहाँ के 2 होटलों का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। क्या बिना मुआवजा दिए हुए ये मानव जनित विकास के लिए ये होटलों की बलि चढ़ाएंगे, यहाँ के निवासियों की बलि चढ़ाएंगे, लाइट बंद करके? क्या मुआवजा देने से वो ये बद्रीनाथ इंसान कौन, किस इंसान को बचा रहे हैं? एक सभ्यता को बचा रहे हैं कि इंसान को बचा रहे हैं? का यहाँ पे क्या बहती हुई आपदा थोड़ी आई है, कोई पहाड़ से गिरती हुई आपदा थोड़ी आई, ये मानव जनित आपदा है। ठीक। तो कह रहे हैं कि बिना मुआवजे के ऐलान किए ये होटल गिराए जा रहे हैं। तो पवन, चलिए आप ये बताइए, आप इतने दिनों से जोशीमठ में हैं, ये मकान, ये इमारतें जो झुकी हुई हैं या जिनमें दरारें हैं, इनको अब क्या इंतजार किया जा सकता है 1-2 दिन और कि मुआवजे का ऐलान हो जाए उसके बाद, या ये इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि कभी भी ढह सकती हैं, किसी और पे खतरा आ सकता है, इसलिए इनको प्लान तरीके से गिराना जरूरी है? बिल्कुल
बिल्कुल सौरभ, ये बहुत ही खतरनाक इमारतें हैं और इनको आप टाइम बॉम्ब कह सकते हैं। ये 5 मंजिली इमारतें सड़क की तरफ, पीछे की तरफ लगभग 1.5 से 2 फीट झुकी हुई हैं, एक दूसरे के सहारे खड़ी हैं और इन इमारतों की जद में 25-30 मकान हैं। आज दिन में जब प्रशासन मुआवजे की बात करने आया था तो जो होटल के मालिक हैं उन्होंने बताया कि प्रशासन 2 से 3 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रहा है, लेकिन इतने में तो जमीन भी नहीं आएगी, हमारा तो 10 करोड़ का होटल है। इस तरह की बात उन्होंने की थी, लेकिन अब लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब तक मुआवजा नहीं तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं। लेकिन इन 2 होटलों की वजह से पीछे के 20-25 मकानों पर पवन, इस पर एक बार जरा कमेंट ले लें। हमारे साथ चौहान साहब हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी बीजेपी से। चौहान साहब, आप देख रहे हैं अभी भी वहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तो बात समझ में आती है कि जो इमारतें जो हैं इतनी खतरनाक परिस्थिति में हैं, अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग कह रहे हैं पहले मुआवजा तो बताइए हमें क्या दिया जाएगा, उसके बाद हमारे घर गिराइए, हमारी इमारतें गिराइए। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको सौरभ जी बड़ा स्पष्ट कर दूं। समझिए, ये बहुत ग्रेव इमरजेंसी है। सबसे पहले जीवन को बचाना है, सबसे पहले लोगों के जीवन को बचाना है। एंड दीज 2 बिल्डिंग्स व्हिच यू आर टॉकिंग, मैं एक बार इस पर रमेश का कमेंट लेना चाहता हूं। रमेश, देखिए, ये भी लोगों की तरफ से अगर बात सोचें तो जायज लगती है कि भाई आप किसी का मकान, होटल गिरा रहे हैं, बताएं तो उसके आगे क्या होगा। और प्रशासन की मजबूरी है कि वो इमारत गिरेगी तो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसको ढाना भी जरूरी है। बड़ा ग्रे एरिया है। नहीं, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि मैं खुद वो बिल्कुल आपके रिपोर्टर ठीक कह रहे थे, ये बिल्डिंग जो है वो नीचे की तरफ झूल गई और इसके जो जस्ट जी नीचे मकान है वो पूरी तरह से और झूल चुका है। और उसके नीचे जो घर है उस पर दरार नहीं आई है, लेकिन उनको इवैक्यूएट इसलिए कराया गया है कि अगर ये 2 बिल्डिंग गिरती हैं, बिकॉज वो डेंजर जोन में है, रेड जोन। जी ठीक, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आपकी बात पहुंच गई रमेश व्यूअर्स तक। मैं शुक्रिया करूंगा हमारे मेहमानों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी, नेहा जी, डॉक्टर सेन, इंद्रेश जी और रमेश आपका। और पवन की रिपोर्ट भी आपने देखी। वहां पर इस वक्त हालात जो हैं लोगों के नजरिए से देखें तो बेहद संवेदनशील हालात हैं। लोग नाराज भी हैं, आहत भी हैं और समझ में नहीं आ रहा कि आगे उनका होगा क्या। तो इस जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि पूरे आश्वासन के साथ कार्रवाई करें, जो भी करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।